नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया, जिसके शीर्षक मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और न केवल राजस्थान के इतिहास का, भारत के इतिहास का, एशिया के इतिहास का, बल्कि विश्व के इतिहास का भी एक अद्भुत युद्ध माना जाता है। एक तरफ साम्राज्यवादी भावना और दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति की भावना। एक तरफ नियंत्रण और दूसरी तरफ स्वाधीनता प्रेम। ये जो संघर्ष है, ये किसी दो राजाओं के बीच में या दो सम्राटों के बीच में नहीं था। ये था दो उसूलों के बीच, दो सिद्धांतों के बीच। और इस संभवतः इसीलिए एक सिद्धांत युद्ध में भौतिक रूप से, भले ही सैनिक रूप से पराजित हो गया हो, लेकिन वास्तविकता में उसकी जीत हुई और वह जीत उसके मृत्यु पर्यंत रही। मैं बात कर रहा हूं जिसे कर्नल टॉड ने थर्मोपॉली का युद्ध कहा है, हल्दी घाटी का युद्ध। उदयपुर, कुंभलगढ़ के दक्षिण का हिस्सा, खबनौर और गोगुंदा की अरावली की जबरदस्त पहाड़ियाँ। गोगुंदा के दक्षिण में नीचे की तरफ बादशाह बाग। थोड़ा आगे चलें, रक्त तलाई। ये वो सब नाम हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े हुए हैं। फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है और फरवरी 1572 में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। 4 वर्ष बाद उनको हल्दी घाटी का युद्ध करना पड़ता है और 56 से लेकर 72 तक 16 साल में विभिन्न नीतियों के माध्यम से लगभग 10 या 11 रियासतों को जीतकर महाराणा प्रताप से अकबर की सेना युद्ध करने जाती है। और यह भी संयोग देख लीजिए कि स्वयं अकबर वहां नहीं पहुंच रहे हैं। राजस्थान के ही राजपूत राजा ढूंढार कछावा वंश के मानसिंह को सेना का सेनापति बनाया जाता है। राज्याभिषेक के बाद में महाराणा प्रताप ने अपना सारे कार्य कुंभलगढ़ से शुरू किया और वहीं से शासन चलाना शुरू किया। दूसरी ओर 1568 में चित्तौड़ विजय के बाद में 4 वर्ष तक मेवाड़ पर सीधा आक्रमण अकबर ने नहीं किया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के माध्यम से वे ये संदेश पहुंचाते रहे। पहला जून 1572 में जलाल खां को भेजा गया था। मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल बाद में क्रमशः रहे। मानसिंह को जून 1573 में, अक्टूबर 1573 में भगवान दास को और दिसंबर 1573 में टोडरमल को वहां भेजा गया था। हल्दी घाटी के इस युद्ध के भी पहले बीकानेर, चित्तौड़, सिवाना, मालवा, गुजरात, दिल्ली, आगरा और न जाने कितने ही विशाल साम्राज्य वाली और राजस्व वाली रियासतों को अकबर जीत चुका था। अपनी राजपूत नीति निर्धारित कर चुका था, अपनी धार्मिक नीति निर्धारित कर रहा था। राजपूत, हिंदू, गैर हिंदू, इन सभी मेधावी प्रतिभाओं का से सजा हुआ उसका दरबार था। ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और दूसरी ओर विकट परिस्थितियों से निकले हुए महाराणा प्रताप और 4 वर्ष का शासनकाल। और उन 4 वर्षों में लगातार अकबर के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है मनोवैज्ञानिक दबाव का। ऐसा नहीं है कि अकबर कोशिश नहीं कर रहा हो कि युद्ध टाला जाए, कर रहा था। उसे मालूम था, उसे महाराणा प्रताप के जुनून का भी मालूम था। क्या कारण थे दोनों के मध्य युद्ध की, एक दृष्टि हम
इस पर भी डाल लेते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप बने और उन्होंने कोंभलगढ़ से अपने राज्याभिषेक होने के बाद कोंभलगढ़ से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, ठीक उसी समय में जलाल खां का संदेश आया। अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप नए सम्राट बने हैं और स्वाधीनता स्वीकार हो जाएगी। उल्टे महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही मुगल विरोधी नीति, अपनी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी और अकबर इस चीज़ को समझ गया कि मेरे भेजे हुए संदेश का जवाब, जो मेरा संदेश वाक्य वह खाली हाथ लौट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सैनिक तैयारियां हो रही है। मन में लगा कि शायद नया राजा है, इसको दंडित करना चाहिए। पहला कारण, स्वयं अकबर एक महत्वाकांक्षी सम्राट था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। मेवाड़ ही रही थी जिसपे वो पुनः आधिपत्य नहीं कर पाया था, और मेवाड़ की जो स्वतंत्रता थी वो उसे कहीं ना कहीं चुप भी रही थी। अपनी इस साम्राज्यवादी नीति और अपनी इस महत्वाकांक्षी पूर्ति के लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता को पर अंकुश लगाना और उनको स्वाधीनता के अधीन लाना, उनकी स्वाधीनता को आवश्यक हो गया था। महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम था। तीसरा कारण ये भी था, महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा उनका विश्वास था। और इस विश्वास को सार्थकता में बदलने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए उन्होंने ये सारा कार्य किया। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। जहां जहां अकबर के छोटे छोटे विरोधी थे, महाराणा प्रताप ने वहां सबसे संपर्क किया। और एक राजा के लिए राज करना, प्रशासन करना, सैनिक समृद्धि करना, आर्थिक समृद्धि करना तो आवश्यक ही होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक होता है उसका कूटनीतिक नीति भी लागू करना। महाराणा प्रताप ने भी यही किया। चाहे ग्वालियर के रामशाह हो, सुरोई के देवड़ा शासक हो, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन हो, अपनी इन सभी को अपनी शक्ति को संगठित करने का कर उन्होंने सबको अपनी ओर किया। हाकिम खां सूरी को, इन सबको इकट्ठे कर विश्वास में लिया। और इन सब के भीतर भले ही नेतृत्व की भावना नहीं हो, भले ही इनिशिएटिव भावना नहीं हो, लेकिन इनके भीतर अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता को बनाए रखने का कहीं ना कहीं भावना थी। और महाराणा प्रताप ने उस भावना को पहुंचा और उन्हें एक नेतृत्व दिया, एक छाया दी। अकबर के विरोधियों से मिलकर संगठन बना लिया। अकबर के कूटनीतिक प्रयासों की भी विफलता हुई। मैंने आज जैसे कि आपको बताया, लगभग 4-5 बार अलग अलग व्यक्तियों को भेजा गया। यही नहीं, मान सिंह जब उदयपाल पर उस पर मिले तो अकबर महाराणा प्रताप स्वयं भोजन में नहीं आए। और उनका ये कहना था कि मान सिंह एक राजा की तरफ से नहीं आया है, बल्कि एक दूत बनकर आया है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया रात्रि भोज पर। मान सिंह ने इसे अन्यथा ला, नाराज होकर चले गए, जैसा भी जो भी था, और अकबर के पास राजपूताना में मेवाड़ रियासती थी जो अब तक अकबर के अधीन नहीं आई थी। तो ये भी एक चुनौती स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी कि किसी न किसी रूप में अब शक्ति को जो है लाना। यहाँ एक बात और सामने आती है कि अब सेनापति किसको बनाया जाए। जब विभिन्न राजवंशों को देख लिया, जैसे ही टोडरमल दिसंबर 1573 में लौटते हैं, महाराणा प्रताप समझ गए कि अकबर का धैर्य कभी भी टूट सकता है। इसलिए उन्होंने कुंभलगढ़ और केलवाड़ा में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। इधर अकबर ने भी अब अंतिम सहारा यही समझ लिया। लेकिन 1575 का वह समय था जब अकबर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के और उस दूसरे कार्य में व्यस्त था। अकबर की भी निरंतरता देखिए, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रखा है। 1576 अप्रैल में मान सिंह अजमेर पहुंच गया और अजमेर से रवाना हुआ और मांडलगढ़ में अपना डेरा डाला। मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र को उसने साफ कराया और ये मानकर चला
कि यहाँ युद्ध किया जाए। महाराणा प्रताप वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे, उसको गोगुंदा की पहाड़ियों में लाना चाहते थे जहाँ के वहाँ सैनिक अभ्यस्त थे। और लगभग 25-30 दिन के डेरे के बाद में मान सिंह ने यह समझ लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जैसा वो पहले मित्रता का लेके आया उसी प्रकार से खाली हाथ लौटे। मान सिंह आगे बढ़ा और उसने अपना लौह सिंह नामक गांव में डेरा डाला और वहाँ पर वह सैनिक तैयारियों में लग गया। राणा प्रताप द्वारा खाली कराई भूमि और मुगल अधिकृत क्षेत्र के बीच वहाँ पर संचार व्यवस्था देना चाहता था मान सिंह, लेकिन ऐसा सफल नहीं हुआ। आम लोगों को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा के वहाँ पर पहुँचा दिया गया। गोगुंदा के पहाड़ियों में, कमनौर की पहाड़ियों में सैनिक व्यवस्था लगा दी गई। हल्दी घाटी के उत्तरी क्षेत्र से लगभग 4 पार दूर खबनौर नामक स्थान पर मौलाना नामक गांव में अपना पड़ाव डाल दिया मान सिंह ने और आगे। राणा प्रताप मान सिंह की प्रत्येक गतिविधियों पर को देख रहे थे, जबकि मान सिंह को विशेष बात यह थी कि राणा प्रताप की किसी भी गतिविधियों की कोई भी नॉलेज नहीं थी। 17 जून 1576 में लौह सिंह नाम गांव पे पहुंच गए वह, और वहाँ एक छोटी कुंभलगढ़ की पर्वत श्रृंखला सिकुड़कर 2 दर्रों में विभाजित हो जाती है। प्रताप की सेना 10-12 किलोमीटर दूर ही थी और उन डेरा डाले भी थी। दोनों पक्षों की सेनाओं के बारे में अलग अलग आंकड़े हैं। एल श्रीवास्तव जी इसको 18 जून की घटना देते हैं, बाकी सारे इतिहासकार 21 जून की देते हैं, लेकिन 21 जून ही वास्तविक घटना है। और गोपीनाथ शर्मा ने अपने वंशावली राणा में जो राणा जी किताब लिखी उसके अंदर प्रताप के पास 3000 घोड़े, 2000 पैदल, 100 हाथी, अन्य व्यक्ति भी थे। मान सिंह की सेना में 40,000 के आसपास और प्रताप की सेना में 12,000 के आसपास सैनिक थे। चंदावल, वाम पार्व, दक्षिण पार्व, इस प्रकार की सैनिक व्यवस्था के बीच दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का श्रीनिवेश हुआ और हाकिम का सूरी का एक नेतृत्व कर रहे थे राणा प्रताप के हल्दीघाटी के युद्ध में उत्तरी पूर्वी महाराण में, और अग्रणी दल पर उन्होंने धावा बोला। युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप इस युद्ध की एक रोचक बात यह थी कि सीधा मान सिंह को निशाना बनाना चाहते थे और मान सिंह हाथी पे थे। उन्होंने भाला फेंका भी, मान सिंह को बच गया। जब चेतक अपने दोनों अग्रिम पांवों पर दूसरी बार आक्रमण करने गया, तभी महाजन ने अपने हाथी के सूंड में तलवार दी और चेतक ने उस तलवार से आगे के पैर को घायल कर दिया। अब चेतक उतनी क्षमता के साथ प्रहार करने को नहीं था। महाराणा प्रताप इस बात को समझ गए कि मेरा चेतक अबू नहीं है। धीरे धीरे उनको घेर लिया। तभी राजा मान सिंह जो झाला थे वो आए और उन्होंने उसको बचा लिया। अपना महाराणा का वेशभूषा ऐसा मानते कर दिया। महाराणा युद्ध से कहीं और चले गए। थोड़ी देर बाद घायल चेतक की मृत्यु हो गई और हल्दी घाटी का युद्ध भीषण नरसंहार में परिवर्तित हो गया। अकबर को जब संदेश मिला इस युद्ध के बीच में, जब राजपूत मुगलों की सेनाओं के छक्के छुड़ा रहे थे, तो ये संदेश आ गया कि अकबर तक अजमेर तक आ गया और ज़बरदस्त सेना लेके आ रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक राजपूतों पर इफेक्ट डाला गया। राजपूत थोड़े थोड़े से तितर बितर होने लगे। जब महाराणा प्रताप का भी युद्ध से बाहर जाना पता लगा तब भी वह लिए, और अंततः अकबर, जैसा इतिहासकार मानते हैं, महाराणा प्रताप की सेना को अकबर की सेना पराजित करने में सफल हो गई। स्वयं अकबर युद्ध में नहीं आए। अब हम सीधी बात करें, अकबर इसके परिणाम क्या निकले? जनहानि हुई। निजामुद्दीन अहमद जैसे कहते हैं कि बहुत सारी हुई। गोपीनाथ शर्मा जी भी कहते हैं, राजस्थान इतिहास करते हैं। आरपी त्रिपाठी ने भी दोनों पक्षों में लगभग 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार सैनिकों के मरने की पुष्टि की है। लेकिन कर्नल टॉड जिस बात को कहते हैं वो ये कहते हैं कि अरावली की पर्वत पर ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के शौर्य से पुनीत नहीं हो गई हो। अर्थात इस युद्ध के बाद प्रताप की कीर्ति में वृद्धि हो गई। यहाँ पर या तो उसे यशस्वी विजय प्राप्त हुई या उसकी कीर्ति पूर्ण हार हुई। कीर्ति पूर्ण हार लिखा है कर्नल टॉड ने। अकबर अपने उद्देश्य में असफल हुआ। वो महाराणा प्रताप को पकड़कर उसको अधीनता स्वीकार करना चाहता था। कहीं भी युद्ध को निर्णायक स्थिति में नहीं लड़ना चाहता था। वो एक शांतिपूर्वक समाप्त जो है किसी न किसी तरीके से अधीनता स्वीकार करना चाहता था, उसमें सफल नहीं हुआ। हल्दी घाटी के परिणाम से स्वयं अकबर भी संतुष्ट नहीं हुआ। यद्यपि महाराणा प्रताप का तो संतुष्ट होना स्वाभाविक था, लेकिन अकबर भी संतुष्ट नहीं हुआ। जहाँ की उसकी सेनाओं को जीत का दावा कराया जाता था। राणा प्रताप की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के सारे किलों पर कब्जा कर लिया। और 1597 तक हम देखते हैं कि चित्तौड़ के अलावा
उन्होंने सारी चीज़ों पे कर लिया। राणा प्रताप ने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन कर लिया और अब छापामार विद्युतीपति द्वारा मुगल सेनाओं की स्थिति को पकड़ लिए और हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम जारी रहा और 1584 में जगन्नाथ कछावा के साथ 1520 में अकबर उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर बिजी था। तब 1580 में अकबर ने प्रताप के दमन के लिए अब्दुल रहमान खाना को भी भेजा था मेवाड़, परंतु वह असफल रहा। फिर जगन्नाथ कछावा को राणा के दमन के लिए भेजा 85 में, वो भी असफल रहा। और धीरे धीरे उदयपुर, गोकुंदा, मोही और इन सारे प्रदेशों पर राणा प्रताप का अधिकार हो गया, केवल चित्तौड़ को छोड़कर। और 1597 में धनुष बाण चलाते हुए चावंडिया नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। अब आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से अकबर को मिला क्या। एक ऐसा प्रयास जो वह अगर करता नहीं, जहाँ तक कीर्ति और प्रसिद्धि की बात करें, भूभाग से अकबर को राजस्थान में इतना कोई आर्थिक लाभ भी नहीं मिलना था, ना राजस्व मिलना था, और नहीं ऐसा कोई महाराणा प्रताप के पास विशाल किला था। कुंभलगढ़ को अकबर जीत नहीं पाया। तो निश्चित है कि एक तनाव का वातावरण, एक तनाव का जो है बिंदु उसके जीवन में रहा और वह इसके बाद में जो उसने नीति निर्धारित करी थी, जैसा मैंने धार्मिक नीति में बताया, उस तरफ परागमन कर गया। शेष जीवन पे राणा प्रताप से को कभी भी पा नहीं सका। इस बात का उसको मलाल भी रहा हमेशा, और इसने ऐसा कहा भी है और खुल इतिहासकार भी लिखते हैं कई कि जब राणा प्रताप के युद्ध तो अकबर बड़ा क्षुब्ध हो गया, मन में उसको बड़ा वैसा हो गया कि मैं राणा प्रताप को, एक ऐसे राष्ट्रप्रेमी को पकड़ नहीं पाया, वह सचमुच राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रभक्त था। धन्यवाद।